नमस्कार दोस्तों, काफ़ी समय के बाद फिर एक बार आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है चैनल पर। देखिए, हम लोग फिर से एक बार जो है अपना ये यूजीसी नेट की तैयारी के लिए कुछ शुरू करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आज की वीडियो में हम लोग जो है पढ़ेंगे मेनली टीचिंग एप्टीट्यूड को, यानी शिक्षण क्षमता के बारे में देखेंगे। और धीरे-धीरे करके हम लोग जो है एग्ज़ाम से पहले तक प्रयास करेंगे कि पूरा सिलेबस कवर कर लिया जाए फर्स्ट पेपर का। तो आप लोग जो है चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें तो वीडियो बनाने में हमें भी अच्छा लगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण से संबंधित, जैसे उसकी प्रकृति, उद्देश्य, विशेषताएं, आधारभूत आवश्यकताएं क्या-क्या हैं, इन सब के बारे में। और ये इस बार का जो हमारा प्रोग्राम ये खास इसलिए रहेगा कि वीडियो के लास्ट में हम आपको कुछ सवाल देंगे, ठीक है? जो हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे उसी संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे हम। आपको कमेंट में उसके आंसर्स बताने पड़ेंगे, ठीक है? आपको फिर अगले वीडियो में को शुरू करने से पहले हम उस जो प्रश्न आपको दिए रहेंगे उसको सॉल्व कराएंगे, उसका उत्तर आपको बताएंगे और आपको अपना आंसर चेक करना पड़ेगा। आप लोग अपना उत्तर चेक करेंगे, फिर उसके बाद से हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। आज देखिए, हम लोग सबसे पहले देखेंगे एकदम बेसिक से। वैसे भी चैनल पर पूरा फुल सिलेबस का जो है वीडियो अपलोड है। और टीचिंग देखिए, इसमें क्या है कि नए सिलेबस के हिसाब से जो है चैनल पर पूरा न्यू सिलेबस के हिसाब से वीडियो अपलोड है। तो आप लोग उस वीडियो को भी देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और आप लोगों को बता दें कि ये जो नोट्स है ये जो है कई बुक्स का, इंटरनेट्स का और भी तमाम तरह से जो है चीज़ें लेकर के बनाया गया है। तो यहाँ से जो है अगर आप लोग पढ़ लेंगे या देख लेंगे तो उम्मीद है, और अभ्यास कर लेंगे तो उम्मीद है कि आपका कोई भी क्वेश्चन इस बार तो टीचिंग एप्टीट्यूड से नहीं ही छूटने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि शिक्षण क्या प्रक्रिया है, शिक्षण कैसी प्रक्रिया है। तो शिक्षण देखिए ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने ज्ञान को दूसरे व्यक्ति को प्रदान करते हैं, समझाते हैं। व्यक्ति हो या समूह हो, उन्हें ज्ञान प्रदान करना क्या है, शिक्षण है, ठीक है? ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है शिक्षण। वैसे ही समझ में आ रहा है टीचिंग क्या है, तो किसी को कोई बात समझाना, ज्ञान देना, ठीक है, ज्ञान प्रदान करना, वो हो जाएगा टीचिंग, जिसे हम कि शिक्षण के नाम से जानते हैं। अब इसकी कई परिभाषाएं दी गई हैं और कई तरह के जो है हमारे जो रिसर्चर हैं, ठीक है, और प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने इसे कई तरह से परिभाषित किया है, जिनका कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। दे देगा कि एक टॉपिक दे देगा और कह देगा कि ये जो है किसने कहा है, ठीक है? तो वो हमको आंसर में टिक करना पड़ेगा। तो सब चलिए हम लोग सब देखेंगे यहाँ पर, ठीक है? इस वीडियो में पूरा हम लोग कंप्लीट आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। और इसके मान लीजिए 4-5 पार्ट्स आएंगे तो आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर, जिससे कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से इस बार कोई भी क्वेश्चन न छूटे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शिक्षण क्या है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम दूसरे व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह को कुछ बातों का ज्ञान प्रदान करते हैं, ठीक है? शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने समीप के वातावरण के घटक जैसे परिवार, मित्र, पड़ोसी, शिक्षक आदि से जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। यहाँ पर देखिए ऐसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि शिक्षण क्या है, एक व्यापक विस्तृत प्रक्रिया है। देखिए, हम किसी से भी अगर कोई चीज़ सीखते हैं, कहीं से देखकर सीखते हैं, तो हमें क्या होगा, उससे कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। तो हमें क्या हो जाएगा, वो हम पड़ोस से, आसपास से, अपने वातावरण से, माहौल से, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जो भी हमें ज्ञान मिल रहा है, अच्छा बुरा कुछ भी हम सीख रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए शिक्षण हो जाएगा, ठीक है? आगे हम देखें तो शिक्षण के संकुचित अर्थ में शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक किसी शिक्षा संस्थान में शिक्षार्थियों को पूर्व निश्चित ज्ञान प्रदान करता है। ये तो देखिए जो है ये टीचर की परिभाषा हो गई शिक्षण की। जैसे किसी, मान लीजिए हम किसी स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी संस्थान में कुछ सीखते हैं, वहाँ पर पढ़ने जाते हैं। जैसे हमारा कोई मान लीजिए स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ठीक है, वहाँ पर हम गए हैं, हमें मान लीजिए ग्रेजुएशन करना है या पीजी करना है, तो वहाँ से हम लोग जो कुछ सीखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, शिक्षण हो जाएगा। शिक्षण कार्य के लिए हम वहाँ पर जाते हैं। उसके लिए प्रॉपर शिक्षक रहते हैं जो कि हमें जिनका सब्जेक्ट डिसाइड रहता है, सिलेबस डिसाइड रहता है, वो हमें क्या करते हैं, वो सब बताते हैं, पढ़ाते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से शिक्षण हो जाएगा। तो ये एक तरह से उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया शिक्षण का। अब शिक्षण जिसे हम लोग आगे देखें तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य है छात्रों में समाजोपयोगी व्यवहारिक बदलाव लाना।
ठीक है। अगर हम लोग देखें तो समाज के हिसाब से जो है, जो आप में परिवर्तन आ रहा है, आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, सामाजिक परिभाषा हो जाएगी। एक तरह से समाजोपयोगी व्यवहारिक बदलाव लाना भी एक शैक्षणिक प्रक्रिया है, शिक्षण की प्रक्रिया है। इसी तरह से अगर हम कहें तो शिक्षण के विषय वस्तु के व्यापकता के कारण इसकी सार्वभौमिक परिभाषा देना संभव नहीं है। मतलब देखिए, हम कहीं से भी अपने आस पड़ोस से, वातावरण से, माहौल से कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उससे सीखते हैं। ठीक है, तो इसको एक किसी भी परिभाषा में अगर हम कहें तो उसमें कैद करना, बंद करना उचित नहीं होगा। ठीक है, शिक्षण को तो ये एक व्यापक परिभाषा है इसकी, कहीं से हम कुछ सीख रहे हैं वो शिक्षण है। तो जो है इसके लिए तमाम विचारकों ने शिक्षण को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। इन सभी परिभाषाओं में शिक्षण के 3 चरणों का जिक्र जरूर किया जाता है। ठीक है, तो शिक्षण के 3 जो पॉइंट है, चर हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक होना चाहिए शिक्षक। ठीक है, ऐसे समझिए आप लोग, एक हो जाएगा शिक्षक। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में जिससे कि हम कुछ सीखेंगे। उसके बाद कौन सीखेगा, हम सीखेंगे। तो जो सीखेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा छात्र। ठीक है, तो 2 हो गया, ये यहाँ पर 2 चर हो गए, एक शिक्षक हुआ, एक छात्र हुआ। अब हम उससे क्या सीखेंगे, यानी क्या वो हमें सिखा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, पाठ्यक्रम। तो ये 3 चर प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त जो है इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, एक होना चाहिए एजुकेटर, एक होना चाहिए जो है स्टूडेंट, और एक होना चाहिए सिलेबस, जिससे हम कुछ सीखें और हम हो जाएंगे, शिक्षक हो जाएगा और पाठ्यक्रम, 3 चर इसके हो जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा शिक्षण प्रक्रिया। अब चलिए हम लोग कुछ जो है परिभाषाएं देख लेते हैं। कुछ जो है यहाँ पर जो विचारक हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार शिक्षण को कैसे परिभाषित किया गया है। तो इसमें बताया गया कि जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल, अभिरुचियों को सीखने तथा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, शिक्षण इसमें एनसाइक्लोपीडिया में क्या बताया गया, इसका जो है कुल मिलाकर कहीं न कहीं से यही बात निकल के आएगी कि शिक्षण जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल या अभिरुचियों को सिखाने या प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है, वो हो जाएगा शिक्षण। मॉरिसन के अनुसार क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इनसे संबंधित पूछा जा सकता है कि मॉरिसन ने शिक्षण की क्या परिभाषा दी, गेज ने क्या दिया, ब्रूबेकर ने क्या दिया, एंडीमैन ने क्या दिया, एडमंड ने क्या दिया। तो मॉरिसन ने कहा कि शिक्षण एक ऐसी अनुशासित सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने से कम अनुभवी लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है और उन्हें समाजोपयोगी बनाने में सहायक होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो है अगर ऐसे भी देखें, एक व्यवहारिक परिभाषा में भी देखें, तो हम कोई भी चीज़ या कोई भी बात, ज्ञान, कुछ भी है, वो उसी से सीखेंगे जिसके पास हमसे ज़्यादा अनुभव होगा या जिसका बेहतर होगा। ठीक है, तो मॉरिसन ने वही डिसाइड कर दिया है कि इसमें जो है अनुभवी लोगों के व्यवहार से हम सीखते हैं और हमारे व्यवहार को वो प्रभावित करता है। जब देखिए हम किसी से कोई चीज़ सीख लेंगे तो वो हमारे व्यवहार में आ जाएगी, तो हमारा व्यवहार क्या हो जाएगा, कुछ न कुछ चेंज होगा। तो वही मॉरिसन ने बताया है कि शिक्षण जो है अनुशासित सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने से कम अनुभवी लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है और उन्हें समाजोपयोगी बनाने में सहायक होता है। तो ये मॉरिसन ने बताया है। अगला गेज ने क्या कहा, तो गेज ने कहा कि शिक्षक एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है। पारस्परिक मतलब एक दूसरे से ज्ञान का आदान प्रदान, जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना। देखिए, अगर आप किसी को कोई बात सिखा करके उसके व्यवहार में परिवर्तन ला देते हैं तो वो भी एक तरह की शिक्षण प्रक्रिया हो जाएगी। तो ये गेज ने बताया। अब ब्रूबेकर ने क्या कहा, तो ब्रूबेकर जो विचारक थे उन्होंने बताया कि शिक्षण में छात्र मुख्य भूमिका का निर्वहन करते हैं, शिक्षक शिक्षण योग्य परिस्थितियां बनाता है। तो इसमें देखिए मेन कौन है, मेन बताया गया है, ब्रूबेकर ने कहा कि मेन छात्र होते हैं जिन्हें कि सीखना है। अब जो शिक्षक है जो सिखा रहा है वो क्या करेगा, वो उस सीखने के लिए यानी शिक्षण योग्य जो है वो माहौल बनाएगा, परिस्थिति बनाएगी कि आप किस परिस्थिति में क्या सीख रहे हैं, क्या ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो ये ब्रूबेकर ने कहा। अब एडमंड ने क्या कहा है, तो एडमंड ने कहा है कि शिक्षण एक ऐसी अंतः प्रक्रिया है। ठीक है, अंतः प्रक्रिया है जिसमें कुछ मुख्यतः कक्षा वार्ता होती है,
जो शिक्षक एवं छात्रों के मध्य कुछ परिभाषित की जा सकने वाली क्रियाओं के माध्यम से घटित होती है। ठीक है, तो एडमंड ने बता दिया कि शिक्षण जो है वो एक अंतः प्रक्रिया है जिसमें कि एडमंड ने कहा है कि शिक्षण एक ऐसा ध्रुवीय प्रक्रम है जिसके द्वारा छात्रों में समाजोपयोगी व्यवहारिक परिवर्तन लाया जाता है। तो आधुनिक विचारकों में इन 3 ध्रुवों शिक्षा यानी जो हमारा पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, छात्र एवं शिक्षक में एक और ध्रुव संदर्भ जोड़कर इसे चतुर्ध्रुवी प्रक्रम में परिवर्तित कर दिया गया है। तो चतुर्ध्रुवी क्या हो जाएगा? समाजोपयोगी व्यवहारिक परिवर्तन। अब हम लोग देखेंगे शिक्षण की प्रकृति। ठीक है, कि शिक्षण की क्या प्रकृति है, इसके बारे में हम लोग कुछ समझ लें। धीरे धीरे करके हम लोग इस टॉपिक को, इस यूनिट को ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। तो शिक्षण की प्रकृति के लिए हम लोग सबसे पहले कह सकते हैं कि शिक्षण की प्रकृति में कला एवं विज्ञान, तो शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। इसमें जो है हम लोग टैलेंट एवं क्रियात्मक दोनों आवश्यक हैं, जो सो कला का स्वरूप देते हैं, जबकि इसके लिए विभिन्न तकनीकों, प्रक्रियाओं एवं क्षमताओं की आवश्यकता भी है, उसे विज्ञान प्रमाणित करते हैं। अतः शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। देखिए यहाँ पर ये समझाने का प्रयास किया गया है कि यहाँ पर आर्ट और साइंस दोनों का प्रयोग है। मान लीजिए हमारे अंदर कोई गुण है, हम उसे जो है आपको दिखाना चाह रहे हैं, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं जो है टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी आदि तकनीक जो है उसका उपयोग करना पड़ेगा। तो वही बताया है कि शिक्षण में जो है कला एवं विज्ञान दोनों होना अति आवश्यक है। तो शिक्षण की प्रकृति में हमारा पहला हो गया कला एवं विज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो हो जाएगा गतिशील, सामाजिक एवं मानवीय, यानी शिक्षण एक प्रक्रम है। ठीक है, प्रक्रम है जिसमें क्या होता है कि यह हमेशा गतिशील होता है, यह हमेशा सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त शिक्षण सामाजिक एवं मानवीय परिस्थितियों पर भी निर्भर होता है, जो अपने आप में गतिशील होते हैं। तो ये शिक्षण की प्रकृति हो गई, पहला कला और विज्ञान। उसके बाद नेक्स्ट हो गया गतिशील, सामाजिक एवं मानवीय। ठीक है, तो इतना उम्मीद है आप लोग समझ लिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो शिक्षण का उद्देश्य को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें किसी भी चीज़ को सीखने की, पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, तो वो क्या हो जाएगा? शिक्षण का उद्देश्य हो जाएगा। हम उसको किस लिए सीख रहे हैं, अपने व्यवहार में किस लिए उसको हम ला रहे हैं, तो वो उसका उद्देश्य हो जाएगा। कुल मिलाकर हम कोई भी ज्ञान तभी अर्जित करते हैं जब उसका उद्देश्य होता है। तो छात्रों में समाजोपयोगी व्यवहारिक बदलाव लाना, समाजोपयोगी व्यवहारिक बदलाव का अर्थ है समाज के अनुरूप व्यक्ति के विचारों, व्यवहारों एवं कृत्यों में परिवर्तन लाना, ताकि वह व्यक्ति समाज के विकास में सहायक हो। तो शिक्षण यही प्रक्रिया है जिससे हम कुछ सीखें और अपने को जो है समाज में योगदान के लिए देने में समर्थ बनाएं। तो यही प्रमुख उद्देश्य है शिक्षण का। अब शिक्षण की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, ठीक है, ये भी देखना बहुत ही जरूरी है। तो शिक्षण की विशेषता में सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंतःक्रिया। ठीक है, फिर सामाजिक प्रक्रिया है शिक्षण। शिक्षण जो है एक सोद्देश्य प्रक्रिया, यानी किसी उद्देश्य के तहत की जाने वाली प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया है। ध्रुवीय, त्रिध्रुवीय प्रक्रम। जिस देखिए इसमें हम त्रिध्रुवीय में क्या देखा, एक हमने देखा शिक्षक, दूसरा हमने देखा छात्र, और थर्ड हमारा था पाठ्यक्रम, यानी किससे हम क्या सीख रहे हैं और हम हो जाएंगे, और हमारा पाठ्यक्रम क्या हम सीख रहे हैं। 3 चीज़ें, त्रिध्रुवीय प्रक्रम हो जाएगा। इसके बाद अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान, प्रभावी नियोजन, प्रजातांत्रिक आदर्शों के अनुकूल, शिक्षण विधियों पर आधारित, और छात्र योग्यताओं का संवर्धन। ठीक है, ये हो जाएगी शिक्षण की कुछ प्रमुख विशेषताएं। तो हमने क्या देखा, हमने शिक्षण की परिभाषा देखी, हमने शिक्षण के बारे में जो है उसकी प्रकृति देखी, और शिक्षण की आवश्यकता या उसकी विशेषता देखी। अब हम देखेंगे कि शिक्षण की आधारभूत आवश्यकता क्या है, कैसे हम किन चीज़ों के माध्यम से शिक्षण ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है हमने देखा कि ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसमें एक शिक्षक का होना बहुत ही आवश्यक है। शिक्षक एक ऐसा स्रोत होता है जिससे विद्यार्थी अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। शिक्षक शैक्षिक प्रक्रिया का एक आधारभूत तत्व है, जिसके अभाव में शिक्षक प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। यानी इसमें देखिए शिक्षक का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना शिक्षक के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, देखिए अगर इन तीनों में से कोई भी एक नहीं होगा तो क्या होगा, शिक्षण का कार्य पूरा नहीं होगा।
अब शिक्षार्थी का होना तो बहुत ही ज़रूरी है। जब कोई शिक्षार्थी ही नहीं होगा तो शिक्षण की प्रक्रिया असंभव है। तो वही कहा गया है कि आधारभूत आवश्यकता पहला शिक्षक हो जाएगा, फिर शिक्षार्थी हो जाएगा, उसके बाद हमारा पाठ्यक्रम हो जाएगा। हम अब पाठ्यक्रम भी महत्वपूर्ण है कि हम किससे क्या सीख रहे हैं, ठीक है। अगर देखिए हम जो चीज़ सीखते हैं वही हमारा पाठ्यक्रम हो जाता है। तो पाठ्यक्रम ही वह साधन है जिससे शिक्षक शिक्षार्थी को शिक्षा देता है, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए हम यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर हमारे पास कोई पाठ्यक्रम ही ना हो, कोई उसका सिलेबस ही ना हो, तो हम क्या पढ़ेंगे, कौन सी शिक्षा ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक सिलेबस होना भी आवश्यक है। अब संदर्भ में क्या हो जाएगा कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण का संदर्भ भी महत्वपूर्ण है। बिना संदर्भ के शिक्षण उद्देश्यहीन हो जाता है। शिक्षण की एक विशेषता उद्देश्य भी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड को, क्योंकि इसका उद्देश्य है, ये हमारे सिलेबस में है, इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि हमें नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संदर्भ हो जाएगा। तो हमने जो है क्या किया, शिक्षण के पॉइंट को कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अध्येता की विशेषताएं। देखिए यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा फिरा के फ्रेमिंग कर दी जाती है, तो आप उसमें उलझ जाते हैं। लेकिन ये ऐसा जो है नोट्स है जिसमें कि आपको कहीं से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। आप इसको ध्यान से देखिए, बस सुनते जाइए, आपको एक एक चीज़ें जो है याद होती जाएंगी। चलिए हम लोग देखते हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, यानी अध्येता की विशेषताएं, ठीक है। अध्येता कौन है, जो अध्ययन कर रहा है। लर्नर मतलब सीखना, जो लर्न कर रहा है वो हो जाएगा लर्नर, यानी जो सीख रहा है वो हो जाएगा अध्येता, ठीक है। तो किसी भी शिक्षण प्रक्रिया में अध्येता बहुत महत्वपूर्ण है। अध्येता को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि छात्र जो है वो होता है अध्येता, ठीक है। तो शिक्षण कार्य अध्येता के समाजोपयोगी विकास के लिए किया जाता है। इस दृष्टिकोण से अध्येता के ऊपर शिक्षण प्रक्रिया का पूर्ण होना निर्भर करता है, ठीक है। अब अध्येता के कुछ विशेष गुण होते हैं, यानी एक छात्र के कुछ विशेष गुण होते हैं। तो क्या क्या गुण होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो शिक्षा के प्रति उत्साह एवं उत्सुकता, ध्यान दीजिएगा, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप छात्र हैं, तो आप जो भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसका आपको क्या है, उसके प्रति आपको उत्सुक रहना पड़ेगा। आपके अंदर उसके लिए जो है उत्सुकता रहेगी। अगर आपके अंदर जो है उत्सुकता रहेगी तभी आप उसको अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। इसके बाद धैर्य एवं सहनशीलता। अब आपको धैर्य और सहनशीलता भी रखनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर जल्दी से सब पूरा हो जाए, धीरे धीरे करके। इसीलिए किसी भी पाठ्यक्रम को डिसाइड किया जाता है, उसके लिए एक समय निर्धारित किया जाता है, ठीक है। ग्रेजुएशन 3 ईयर 4 ईयर प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो सिलेबस के हिसाब से जो है उसका समय निर्धारित किया जाता है। तो उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, सहनशीलता होनी चाहिए, पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। ये तो बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, इसको आप लोग अपने जीवन में भी आत्मसात कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी वस्तु को या किसी के बारे में कोई भी पूर्वाग्रह पहले से नहीं रखना चाहिए, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए हम कई बार जो है समाज में देखते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के प्रति हम लोग पूर्वाग्रह रखते हैं कि ये ऐसा आदमी है, वैसा आदमी है। तो अगर जब तक आप पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं रहेंगे तो आप किसी भी चीज़ को अच्छे से न तो जान पाएंगे, न तो आप सीख पाएंगे। अगला पॉइंट है आत्मविश्वास एवं मजबूत इच्छा शक्ति। आपको मजबूत इच्छा शक्ति रखनी पड़ेगी, आपके अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ हम ये सीख लेंगे, हम ये कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ईमानदारी, शोधकर्ता, ईमानदारी आप लोग समझ ही रहे हैं, अपने पाठ्यक्रम के, अपने कोर्स के प्रति ईमानदार होना। शोधकर्ता यानी आपको उसमें क्या है, कुछ न कुछ खोजते रहना चाहिए, ठीक है, उत्सुकता बनी रहनी चाहिए। अगला पॉइंट हो जाएगा शिक्षा के प्रति रुचि एवं समर्पण। आपका उसके प्रति डिवोशन होना चाहिए। 3D होता है, डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन, ठीक है। आप लोग ये ध्यान दीजिए, एजुकेशन में जो है 3D अगर आप फॉलो कर लेंगे तो हर जगह सक्सेस रहेंगे, ठीक है। इसमें होता है एक डिटर्मिनेशन, डिवोशन और डेडिकेशन। अगला हो जाएगा हमारा संचार क्षमता, यानी आपस में जो है आपको कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा, एक दूसरे भी समझना पड़ेगा, कोई भी आपके अंदर डाउट है तो पूछना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी संचार क्षमता। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा अच्छा व्यवहार। आपका व्यवहार जो है अच्छा रहेगा तभी आप जो है अच्छे से पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे। लास्ट पॉइंट है यह सुनिश्चित करना कि उसने पाठ को पूर्णतः समझ लिया है, ठीक है। तो ये भी अध्येता की क्या हो जाएंगी, विशेषताएं हो जाएंगी, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर हमने 10 पॉइंट देखा, आपसे अब क्या है कि इस 10 पॉइंट से बाहर कुछ नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए और अगर संभव हो तो इसको आप लोग नोट्स बनाते चलिए, जिससे आपको दोबारा क्या हो, वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। आप केवल
अपना नोट्स पलटिए, शार्ट नोट्स बना लीजिए, उसको आप एक बार रिवाइज करिए एग्ज़ाम देने से पहले। और चूँकि देखिए आपको फर्स्ट पेपर में भी अगर आपको नेट जेआरएफ करना है, ठीक है, जेआरएफ करना है तो आपको एकदम 35 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। और 35 के आपको लगभग 40 प्लस मान लीजिए, तब आप एकदम पूरी तरह से सिक्योर हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप फर्स्ट पेपर को हल्के में लें। इससे क्या होगा, आप सेकंड में तो बहुत कुछ करके आएंगे, बहुत मेहनत आप किए हैं, और उसके बाद आपका फर्स्ट पेपर सही नहीं हो पाया तो फिर सब बेकार हो जाएगा आपकी मेहनत। तो दोनों को जो है आप समय अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए, लेकिन महत्व दोनों का बराबर बरकरार रखिए, ठीक। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं, कि फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए, अगर आप ये फर्स्ट पेपर का बहुत ही सरल यूनिट है, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, ये सब अगर आप थोड़ा बहुत सोचिए, रिसर्च करिए, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको खुद भी समझ में आएगा कि कैसे शिक्षण प्रभावित हो सकता है, क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं, ठीक। अब चलिए इसको हम लोग किताबी भाषा में देख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा स्वीय कारक। स्वीय कारक मतलब सेल्फ फैक्टर, यानी पर्सनल फैक्टर, ठीक है। तो इसको हम स्वयं लिख सकते हैं कि स्वयं जो है हम अपने द्वारा कैसे उसको प्रभावित करते हैं। अगला हमारा हो जाएगा बौद्धिक, यानी इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स क्या है, इंटेलेक्चुअल उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं। और एक इसको हम डिवाइड कर लेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर, यानी मनोवैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है, हमारा मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसके पीछे क्या मनोवैज्ञानिक कारण है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सेल्फ फैक्टर क्या है, पर्सनल फैक्टर क्या है। तो पर्सनल फैक्टर में देखिए, एक पारिवारिक परिस्थिति आपकी क्या है और एक विद्यालयी परिस्थिति क्या है। ये दो हो सकता है कि आपका घर पे क्या माहौल है, या आपके परिवार में क्या माहौल है, या आपके स्कूल में क्या माहौल है, ठीक है। तो पारिवारिक परिस्थिति में क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी, सबसे पहले आर्थिक स्थिति कैसी है, ठीक है। आपके घर का संबंध कैसा है, घर में माहौल कैसा है, संतानों के प्रति उत्तरदायित्व, माता पिता और परिवार के साथ संबंध आदि जो है आपके कैसे हैं। अगर देखिए कोई कहीं भी पारिवारिक कलह भी है, समस्या है, तो उसमें भी क्या होगा, आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये मतलब सेल्फ फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, कि हमारे मतलब परिवार की ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से हमें पढ़ने में समस्या हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पर्सनल फैक्टर हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो विद्यालय, यानी जो है हमारा स्कूल का क्या माहौल है, कैसे टीचर हमको मिल रहे हैं, या क्या वहाँ का माहौल है। तो इसमें हम अगर देखें तो शिक्षक के शिक्षार्थियों के साथ संबंध कैसे हैं, आपका आपके टीचर के साथ संबंध कैसा है। देखिए, अगर आपका टीचर के साथ संबंध अच्छा है तो आप उनसे अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाएंगे, आपको कोई समस्या होगी डाउट क्लियर कर पाएंगे। शिक्षक के अपने साथियों के साथ का संबंध क्या है। अब शिक्षक जो है उसके कैसे संबंध है, कि वो पता चला क्लास में पढ़ाने आ रहा है, घर से झगड़ के आ रहा है, आपस में जो है उसका मनमुटाव है टीचर्स के बीच, तो वो अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा है, कुछ समझा नहीं पा रहा है, आपको बताना कुछ चाह रहा है लेकिन वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो ये विद्यालयी माहौल हो जाएगा। शिक्षक के शाला प्रधान या प्रशासक के साथ संबंध, यानी प्रिंसिपल के साथ कैसे संबंध है, दिन भर उसके ऊपर प्रेशर तो नहीं बना रहता, मतलब तमाम बातें हैं, ठीक है। तो ये सब आप अगर ध्यान देंगे तो ये सब बेसिक फैक्टर हैं, इनको आप जो है अपने से भी समझ के कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ कुछ खास है नहीं। तो ये सेल्फ फैक्टर हो गया इसमें जो है, और विद्यालय वाला फैक्टर हो गया। अब देखेंगे हम लोग इंटेलेक्चुअल फैक्टर, यानी बौद्धिक कारक के बारे में। तो बौद्धिक कारक में हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंटेलेक्चुअल फैक्टर है, तो बुद्धि एक ऐसा अमूर्त तत्व है जो किसी रचनात्मक कौशल के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपका ब्रेन जो है वो किस हिसाब से कार्य कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या समझ पा रहा है, तो इसे हमने क्या किया, इसे हम बौद्धिक फैक्टर में इसे हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, ठीक है। उतना ही शिक्षण के लिए भी, क्योंकि शिक्षण सर्वाधिक प्रभावी तब होता है जब शिक्षक स्वयं को कक्षा की परिस्थितियों के अनुरूप बदल सके, और यह कार्य उस समय तक संभव नहीं है जब तक कि शिक्षक प्रखर बुद्धि का न हो। अब देखिए, अगर आपका जो टीचर है, अगर वो सही से आपको नहीं पढ़ा पा रहा है, वो शार्प माइंड का नहीं है, यानी उसकी बौद्धिक क्षमता बेहतरीन नहीं है, तो जब खुद वो नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो आपको फिर वो क्या समझाएगा। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि इंटेलेक्चुअल फैक्टर में ये हो सकता है। अब शिक्षक बौद्धिक दृष्टि से जितना प्रखर होगा उतना शिक्षण सामान्यतः उतना ही प्रभावकारी होगा। यदि शिक्षक प्रखर बुद्धि का है तो शिक्षार्थियों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान तुरंत कर देगा, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों की उत्कंठाओं का उत्तर दे सकेगा,
अब ऐसा नहीं कि आपने कोई प्रश्न पूछ लिया तो सर ने कह दिया कि चलो कल बताएंगे, बैठ जाओ, या डांट दिया। तो ये जो है टीचर्स पे भी डिपेंड करता है। तो यही सब यहाँ पर जो है बहुत ही छोटी छोटी बातें समझाई गई हैं कि परिवर्तित हुई परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल सकेगा, यह निर्णय ले सकेगा कि कहाँ तक से काम लेना है, और जो है कहाँ अनुभव आधारित ज्ञान से, ठीक है, कहाँ तर्क आपको तर्क से समझाना पड़ेगा, कहाँ अनुभव समझाना पड़ेगा। यदि कोई तथ्य ऐसा है जो कि यह स्वयं नहीं जानता तो उसे स्वयं जल्दी सीखकर शिक्षार्थियों को बता सकेगा। मान लीजिए कोई नया चीज़ आ गया, कोई नया सिलेबस में ऐड हो गया, तो वो क्या करेगा, पहले से मान लीजिए उसको नहीं पता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से उसको क्या करेगा, जल्दी से सीखेगा, फिर आपको वो समझाएगा। तो ये सब जो है बौद्धिक कारक हो जाएंगे जो कि एक टीचर्स में होने बहुत ही ज़रूरी है। यदि कोई तथ्य ऐसा है जो कि वह स्वयं नहीं जानता तो उसे जल्दी से सीखकर शिक्षार्थियों को बता सकेगा। यह निर्णय ले सकेगा कि वहाँ कौन सी विधि और कौन सी शिक्षण सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी। किसी पाठ की गहराई में वही शिक्षक जा सकेगा जो बौद्धिक दृष्टि से पकड़ होगा। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा शिक्षक वाला। अब हम लोग देखेंगे मनोवैज्ञानिक कारक यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होगा, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक कारक में जो है, मनोवैज्ञानिक कारकों में अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड, ठीक है, रुचि आपका इंटरेस्ट क्या है, अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड क्या है, ठीक है, मूल प्रवृत्ति यानी इंस्टिक्ट्स क्या है, सहज प्रवृत्तियाँ यानी रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, भावना ग्रंथियाँ, ये सब कारक जो है वो इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स में आते हैं, ठीक है। अब अक्षमता में क्या हो जाएगा, अक्षमता शिक्षक की वह अंतर्निहित शक्ति है जो उसे किसी कार्य के प्रति उन्मुख रखती है, यानी उसे उस कार्य के प्रति सचेत रखती है। इसी आधार पर कोई डॉक्टरी के कार्य को पसंद करता है, ठीक है, जो कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, जिस फील्ड में रुचि है, जो जिसे पसंद करता है, जैसे कोई समाज सेवा करना चाहता है, तो यह तथ्य ज्ञातव्य है कि यदि कोई शिक्षक किसी भौतिक प्रलोभन के फलस्वरूप किसी व्यवसाय या कार्य में जाना पसंद करता है तो वह उसकी अभिक्षमता न कहलाकर अभिवृत्ति कहलाएगी, यानी उसकी ये क्या है, अभिवृत्ति है, ठीक है, कि हमारा जहाँ इंटरेस्ट है हम वहाँ जाएंगे, हमें पैसा मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यही कार्य करें, ठीक है, वो अपने अभिवृत्ति के अनुसार, अपने सेटिस्फैक्शन के अनुसार वो कार्य करेगा। अब शिक्षक का झुकाव मन से अध्यापन की तरफ नहीं होगा, उसके अच्छे शिक्षक बनने की संभावना कम ही रहती है। अगर देखिए आपका पूरी तरह से मन नहीं है टीचिंग में, ठीक है, तो आपका जहाँ मन करे आप वो कार्य करिए, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी अभिवृत्ति हो जाएगी। अब आपका मन नहीं लग रहा है फिर भी आप वो कार्य कर रहे हैं पैसे के लालच में, या मान लीजिए आपको कोई समस्या है, ठीक है, आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है, तो क्या होगा कि आपका मन नहीं लगेगा प्रॉपर, तो आप अच्छे से क्या करेंगे, किसी बात को ना तो बता पाएंगे ना तो समझा पाएंगे। अगला देखिए, रुचि एक ऐसा तत्व है जो किसी बात को सीखने और किसी भी कार्य को पूर्ण करने की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा कि हमारा इंटरेस्ट है इसमें, हमारा मन लग रहा है ये कार्य करने में कि नहीं। इसके बाद जो है अभिवृत्ति, अभिवृत्ति क्या है, रुचि का ही एक प्रगाढ़ रूप है, यानी रुचि का ही विस्तृत रूप है, इंटरेस्ट का ही, जिस कार्य में हमारी रुचि होती है उसमें हम रुचि लेते लेते वह हमारी अभिवृत्ति यानी आदत बन जाती है, ठीक है। मानव मन की वह स्थिति जो अध्यापन की तरफ उन्मुख अथवा विमुख करे वही उसकी अभिवृत्ति है। धनात्मक अभिवृत्ति शिक्षण में सहायक और ऋणात्मक अभिवृत्ति शिक्षण में बाधक होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी हो सकता है कि धनात्मक अभिवृत्ति शिक्षण में सहायक होगी कि बाधक होगी, तो सहायक होगी, ठीक। मूल प्रवृत्तियां एवं संवेग, अब इसमें क्या हो जाएगा कि हमने संवेगों को भी दो रूप में बांट दिया है, एक जिज्ञासा और एक साहस, ठीक है, जिज्ञासा और साहस दो मूल प्रवृत्तियां हो जाएंगी या मूल आवृत्तियां हो जाएंगी। यदि धनात्मक, या बताते हैं आपको, यदि धनात्मक तथा घृणा भय आदि ऋणात्मक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम देखें साहस जो है, ठीक है, साहस आज क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, जिज्ञासा है, साहस है, ये क्या हो जाएगा, धनात्मक संवेग हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको किसी से घृणा है, भय है, ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक यानी निगेटिव फैक्टर्स हो जाएंगे। अब यहीं पर अगर हम देखें तो धनात्मक संवेगों की कार्य करने वाले मन पर प्रतिक्रिया रचनात्मक और ऋणात्मक संवेगों की प्रतिक्रिया क्या होती है, वो विन्वसनात्मक होती है। ये हम समझ सकते हैं। देखिए, अगर कोई भी चीज़ में हमारा, किसी भी कार्य में हमारा मन लग रहा है तो वो उसका क्या होगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, अगर नहीं मन लगा है तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। परिणामतः सामान्य शिक्षण को प्रभावी नहीं बनने देते हैं, यानी निगेटिव फैक्टर होगा तो ये क्या हो जाएगा, शिक्षण को प्रभावी नहीं बनने देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक उदाहरण देकर समझाया गया है कि अगर शिक्षक क्रोधी है, उससे विद्यार्थी डरेंगे तो क्या करेंगे, वो अपनी समस्याओं को नहीं पूछ पाएंगे, परिणामतः अधिगम कम होगा।
अगर क्रोधी शिक्षक का संतुलन भी बिगड़ा रहेगा, पढ़ाने में मन नहीं लगेगा, तो परिणाम स्वरूप शिक्षण क्या करेगा, वो प्रभावी नहीं बन पाएगा। अतः शिक्षक का क्रोधी होना उसके अध्यापन को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करेगा। ठीक। अब भावना ग्रंथियाँ क्या हैं? भावना ग्रंथियाँ भी शिक्षण को प्रतिकूल रूप से ही प्रभावित करती हैं। जब कोई अच्छा शिक्षक स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें अहम की भावना आ जाएगी, यानी उसके अंदर घमंड जो है आ जाएगा कि नहीं, हम ही इसमें जो है बेस्ट हैं, हमसे बेहतरीन कोई नहीं कर पाएगा। तो अहम के पनपने पर क्या होगा, उसका अध्ययन टूट जाता है। ठीक है, फिर वो उसमें और ज़्यादा न तो पढ़ाई करेगा, ना तो अपडेट करेगा अपने ज्ञान को। तो अध्ययन टूटने पर अध्यापन में समय समय वह कुशलता कम होने लगती, यानी उसकी जो रुचि है या उसके अंदर का जो ज्ञान है वो धीरे धीरे भूलने लगेगा या उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो अब जब कुशलता कम हो जाएगी तो उसका फिर वो उस हिसाब से उस चीज़ को न तो पढ़ा पाएगा, न तो बता पाएगा। अब जब कोई शिक्षक अपने आप को अन्य की तुलना में हीन समझने लगता है, इसमें भी देखिए हीन की भावना आ जाती है, तो इसमें भी क्या होगा, उसका अध्यापन कुशलता में सनाय सनाय कमी आने लगती है। इस तरह से दोनों ही तरह की भावना ग्रंथियाँ हैं जो हैं वो शिक्षण को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। अब यहाँ पर देखिए कहीं से भी प्रश्न आ जाए, ठीक है, अगर आप इसको सही से देख लेंगे, सही से पढ़ लेंगे, नोट कर लेंगे, तो आपका कहीं से कुछ नहीं छूटने वाला है। इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों को अन्य स्वरूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे विषय की जानकारी, यानी विषय की पर्याप्त जानकारी नहीं है तो शिक्षा पूर्ण नहीं हो सकती। शिक्षक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, संचार, आपस में कम्युनिकेशन कैसा है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, शिक्षण के कारक हो जाएंगे। मानसिक स्तर, यानी शिक्षण के दौरान छात्र एवं शिक्षण के बीच मानसिक स्तर हमेशा बरकरार रहना चाहिए। तैयारी, शिक्षण को पूर्ण तैयारी करनी होती है, अन्यथा शिक्षण पूरा, मतलब कुल मिला के आपको क्या पढ़ाना है, सिलेबस क्या है, पहले से उसको एक बार देख करके आना है। तो उसमें क्या होगा, हमारा और पढ़ाने में अच्छा जो है मन लगेगा और उसको हम अच्छे से पढ़ा पाएंगे। अगर तैयारी नहीं रहेगी, कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने पूछ लिया तो उसमें हम सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उतना जो है इंटरेस्ट फिर पढ़ाने में नहीं रहेगा। छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या भी देखिए बहुत ही प्रभावी कारक है। अगर बहुत ज़्यादा छात्र हो जाते हैं तो भी हमारा जो शिक्षण का कार्य है वो सही से सफल नहीं हो पाता। ठीक है। अब आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना में क्या आ जाएगा कि आपके विद्यालय, मान लीजिए विद्यालय परिसर है या कोई भी शैक्षणिक स्थान है, वहाँ पर सुविधाएं कैसी हैं, क्लास कैसी हैं आपकी, वहाँ पर प्रॉपर वाटर की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, खेलने के लिए माहौल है, मैदान है कि नहीं है, और सबसे बड़ा फैक्टर है कि वहाँ पर साइलेंस है कि नहीं, कि पता चला सड़क के किनारे आपका विद्यालय है, दिन भर गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, शोरगुल हो रहा है, और कहीं मान लीजिए आबादी वाले क्षेत्र में है आपका शैक्षणिक संस्थान, तो भी क्या होगा, समस्या होगी। तो ये हमने क्या क्या देखा, हमने देखा शिक्षण की विधियाँ, प्रकृति और उसके प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब देखिए, अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देने वाले हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को जो है देख लीजिएगा। जितना आज हमने पढ़ा है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग देखिए और जो है उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से और आप उसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है। तो मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा और उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिससे कि हमें भी लगे कि हाँ आप जो है प्रॉपर पढ़ रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो फिर ये है आपके क्वेश्चन, आप लोग इसको देखिए और इसका उत्तर जो है अगले वीडियो तक जो है आप लोग बताइए। फिर उससे पहले जो है मैं खुद ही उसको एक्सप्लेन करूँगा, उसको बताऊँगा। हो सकता है आपको सही से न दिखे आपकी स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन है, दूसरे पेशों की अपेक्षा अध्यापन को किसी के द्वारा वरीयता क्यों दी जानी चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि जो दूसरे अन्य पेशे हैं उसके अतिरिक्त जो है अध्यापन को क्यों वरीयता ज़्यादा देनी चाहिए। पहला ऑप्शन है मानवता की सेवा के लिए, अध्यापन के प्रति प्रेम के लिए, युवकों के प्रति प्रेम के लिए, अध्यापन के विषय के ऊपर कौशल प्राप्ति के लिए। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा भी अगर आप सोचेंगे तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग लिखिए। देखिए यहाँ पर नीचे कुछ गतिविधियों को प्रस्तुत किया गया है जिन्हें लेक्चर की विकास अवस्था में अपनाया जा सकता है। ठीक है। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। इसमें पहला पॉइंट है सादृश्य का प्रयोग, सादृश्य का प्रयोग। दूसरा हो जाएगा पूर्व ज्ञान का परीक्षण। तीसरा हो जाएगा नियत कार्य का देना। चौथा हो जाएगा दृष्टांतों का प्रयोग।
फिर पांचवा ऑप्शन हो जाएगा सहायक सामग्री से समानता। अब इसे आपको करना क्या है कि इसको आपको सीरियल वाइज जो है करना पड़ेगा कि कौन सा जो है लेक्चर की विकास अवस्था में सर्वाधिक उचित है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो है आप लोग अपने से डिसाइड कर लीजिएगा 1 2 3 या 1 2 3, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि छात्र क्लास में न आए तो एक अध्यापक की हैसियत से आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है वास्तविकता की उपेक्षा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग लिख लिए हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि छात्र क्लास में न आए तो एक अध्यापक की हैसियत से आप क्या करेंगे। ऑप्शन है वास्तविकता की उपेक्षा, अध्यापन को रुचिकर तथा प्रभावी बनाने की कोशिश, छात्रों को दंड, और लास्ट है डी कारण समझना तथा उसे दूर करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लिखिए, नीचे एक प्रभावशाली परीक्षण की कुछ विशिष्टताएं दी गई हैं। ठीक है, पहला है औचित्य, फिर है लंबाई, फिर शुष्क गति, भाषा, वस्तुपरकता। ठीक है, अब इसमें करना क्या है कि आपको इसमें कौन सा योग सर्वाधिक उचित है उसके हिसाब से आपको चूज करके आंसर देना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, लिखिएगा, निम्नलिखित में से एक विकल्प को चुनिए जिसे आप उस समय सर्वोचित समझते हैं जबकि छात्र अपनी कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से एक विकल्प को चुनिए जिसे आप उस समय सर्वोचित समझते हैं जबकि छात्र अपनी कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है इस समस्या की उपेक्षा, दूसरा है छात्रों को दंड दीजिए, सी है छात्रों को ध्यान देने के लिए कहिए, और ऑप्शन डी है कारण समझाइए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, कक्षाचारण में विदुषता अधिकतर किस पर आधारित है। कक्षाचारण में विदुषता अधिकतर किस पर आधारित है। देखिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा उसमें जो है वीडियो स्टार्ट होने से पहले हम ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में उसमें डिस्कस करेंगे, आपको इसका आंसर भी बताएंगे। ठीक है, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, जल्द ही चैनल पर जो है अवेलेबल हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन लिखिए, अध्यापक के ज्ञान की कमी, छात्र के ज्ञान की कमी पर, कक्षा में शोर पर, कक्षा के बाहर शोर पर। अगला चलिए प्रश्न लिखिए, भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सुधारने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। लचीला पाठ्यक्रम, विकेंद्रित परीक्षा, लचीला पाठ्यक्रम, केंद्रीकृत परीक्षा। ऐसा करिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं यहीं पे पॉज कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके और इसको जो है अपने हिसाब से नोट करके इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक बार मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 12 स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। चलिए 13, क्वेश्चन नंबर 14 14, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, हम लोग केवल आज 19 क्वेश्चन तक करेंगे, इसके बाद फिर जो है हम लोग जब पूरा हमारा ये सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो फिर काफ़ी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक कर लीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करिएगा, दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और उम्मीद रखिएगा मैं जल्द वीडियो आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। और इसी तरह से हम सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक को कवर करेंगे, फिर रिसर्च, इसी तरह से पूरा हम लोग सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।